हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 होम साइंस का क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव आंसर की लेकर आ चुका हूं। यानी आज की इस क्लास में मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर कराऊंगा। क्योंकि आप सब ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कवर कर चुका है, इसलिए आप सबके डिमांड पर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसलिए आप लोग पूरे क्लास को देखिए, क्योंकि आज की इस क्लास में जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम से पहले पहले मैं आप सबके लिए इसी तरह की क्लासेस लेके आने वाला हूं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप लोग साथ साथ में समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित को परिभाषित करें। यानी यहाँ पे हम लोग एक एक टॉपिक को क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करेंगे। और जब क्वेश्चन को समझेंगे तो साथ साथ में जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कराते चलेंगे, क्योंकि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग जो मैं पॉइंट बताऊंगा आप लोग को साथ साथ में नोट जरूर से कर लेना है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है यानी अंडाशय। यहाँ पे हम लोग अंडाशय को समझेंगे कि अंडाशय क्या होता है और इससे कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग अंडाशय को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि अंडाशय क्या होता है। अंडाशय महिला प्रजनन अंग का वह हिस्सा है जो गर्भाशय के दोनों तरफ निचले पेट में स्थित है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो अंडाशय है यह महिलाओं में स्थित होता है और यह महिला प्रजनन तंत्र का भाग है। और ये कहाँ पर होता है, यानी पेट के नीचे दोनों तरफ होता है। यानी एक महिला में दो अंडाशय होते हैं। महिलाओं में जो अंडाणु होते हैं जो अंडे और हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पे महिलाओं में क्या होते हैं, यानी अंडाशय में अंडाणु होते हैं और जो अंडाणु का जो काम होता है वो क्या होता है, इन अंडे और हार्मोन का निर्माण करना। अब हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ एस्ट्रोजन और दूसरा दिया हुआ प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये कौन सा हार्मोन है, यानी महिला हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है। तो ऐसे आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव दे देता है या आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में पूछ देता है। तो यहाँ पे आपको याद रख लेना है, क्योंकि ये क्या है, महिला के हार्मोन्स हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ चुका है कि जो अंडाशय है ये क्या होता है और ये अंडाशय कहाँ पाया जाता है और ये कितना होता है और इसमें क्या चीज का निर्माण होता है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और आप लोग भी क्वेश्चन नंबर 2 को इसी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि सामाजिक साधन यानी सोशल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक साधन वे वस्तुएं एवं सामग्री है जो परिवार के लिए उपयोगी हैं। यानी जितने भी सामाजिक साधन है ये क्या है, सभी परिवार के लिए उपयोगी हैं। जैसे बैंक, पुस्तकालय, सार्वजनिक पार्क, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सुविधाएं आदि। यानी ये जितने भी यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं साधन, ये सारे क्या है, ये सारे सामाजिक साधन है जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। जैसे कि पुस्तकालय कोई भी जा सकता है, कोई भी यानी समाज में रहने वाले लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारे यानी सामाजिक साधन के उदाहरण है। तो हम लोगों ने देख लिया कि सामाजिक साधन में कौन कौन से साधन आते हैं। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखिए, फिर आंसर समझने की इसको कोशिश कीजिए। बजट क्या है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि बजट क्या होता है। इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बजट आय व्यय का संतुलन होता है जिसमें कुछ राशि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचाकर रखी जाती है ताकि आकस्मिक आवश्यकताओं और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर खर्च किया जा सके। यानी ये बजट होता है, ये आय और व्यय के बीच में संतुलन होता है। यानी मान लीजिए कि आपकी इनकम 15,000 रुपये है, तो आपका जो बजट बनाना पड़ेगा वो आपको 10,000 रुपये का या 12,000 रुपये का बनाना पड़ेगा। यानी कुछ पैसे आपको सेविंग करना पड़ेगा। अब ये सेविंग क्यों करना पड़ेगा इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि आप क्या करेंगे। आपकी इनकम अगर 15,000 महीने की है तो आप चाहेंगे कि जो आपका बजट हो वो 10,000 में ही बन जाए, ताकि आपकी आवश्यकता भी पूर्ति हो जाए और आपका बचत भी हो जाए। और बचत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके साथ में कब कौन सी घटना हो जाए, यानी कब आपको आकस्मिक यानी अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए जिसकी आपको देना पड़े। तो उस समय आप क्या करेंगे, तो वही आप जो बजट यानी जो आप सेविंग करके रखेंगे तो उस समय आप उसका यूज कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि आप बजट इस तरह बनाइए कि आपका यानी जरूरत का सामान भी पूरा हो जाए और साथ साथ में आपका सेविंग भी हो जाए और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर खर्च किया जा सके। यानी आपका जो भी लक्ष्य है, यानी आप अपना जो भी आपका ड्रीम है, सपना है, आप कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए भी क्या है, बचत जरूरी है। तो बचत कब आपका हो पाएगा, आपकी आवश्यकता कब पूर्ति हो पाएगी, जब आप बजट को बनाएंगे। इसलिए बजट बनाना जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बजट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, 4 भी आ चुका है, जो कि काफी बार एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पूछता है। भूमि प्रदूषण यानी जो सॉइल पोल्यूशन है वो क्या होता है, इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं।
भूमि प्रदूषण भूमि में होने वाले प्रदूषण को कहते हैं। तो भूमि प्रदूषण किसको बोलते हैं, यानी जो भी प्रदूषण भूमि में होता है, जो भी प्रदूषण जमीन में होता है, इन प्रदूषण को ही हम लोग भूमि प्रदूषण बोलते हैं। जैसे कि वायु प्रदूषण, वायु में होने वाले प्रदूषण को बोलते हैं, उसी प्रकार भूमि में यानी जमीन में होने वाले प्रदूषण को हम लोग भूमि प्रदूषण बोलते हैं। अब ये भूमि प्रदूषण होता कैसे है, इसके क्या रीजन, हम लोग इसको देख लेते हैं। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने या ऐसे पदार्थ जो मृदा में नहीं होने चाहिए उसके मिलने पर होता है। अब ये प्रदूषण कैसे होता है, आप सबको बताइए। किसान क्या करते हैं, यानी फसलों को, यानी फसलों की उपज के लिए या फसलों में कीटाणुओं को मारने के लिए क्या करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। और ये जो कीटनाशक दवाइयाँ होती है काफ़ी जहरीली होती है, जिससे कि कीट मर जाते हैं। जब क्या करेंगे, अत्यधिक मात्रा में किसान इसका प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, मिट्टी प्रदूषित होगी। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि कीटनाशक का प्रयोग करना। और ऐसे पदार्थ से भी मिट्टी प्रदूषित होती है जो मिट्टी में नहीं होने चाहिए, जिससे भूमि की उपज क्षमता में भी प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, जब मिट्टी प्रदूषित होती है तो इससे क्या होता है, भूमि पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और इसी को हम लोग मिट्टी प्रदूषण बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझ चुका है कि भूमि प्रदूषण क्या होता है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो आप लोग 5 को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, और हो सके तो आप लोग साथ साथ में नोट करने की भी कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आ चुका है एफपीओ, यानी एफपीओ क्या होता है। आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बार बार देख चुका होगा कि एफपीओ जो कि एक मानक चिन्ह है। अब ये होता क्या है और ये किस पर होता है, इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। एफपीओ निशान भारत में बेची गई सभी संसाधित फलों के उत्पादों पर एक प्रभावीकरण चिन्ह मानदंड है। यानी ये क्या है, एक प्रकार का एक मानक चिन्ह है जो यानी उस उत्पाद की क्या करता है, क्वालिटी को दर्शाता है, उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है, जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत फलों के जैम, स्क्वैश, अचार इत्यादि पर अंकित होता है। और ये जो एफपीओ होता है वो कौन कौन से उत्पाद पर होता है यहाँ पे बताने हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि फलों पर, यानी जो फलों के जैम होते हैं, उसका जो भी स्क्वैश होता है और जो भी अचार होते हैं, इन सभी फलों पर कौन सा मानक चिन्ह रहता है, एफपीओ लिखा रहता है। अगर आप इन सभी पर एफपीओ का निशान देख लेंगे, मतलब कि जो इसकी गुणवत्ता है, इसकी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। एफपीओ मार्क गारंटी देता है कि यह उत्पाद स्वच्छ, खाद्य, सुरक्षित वातावरण में निर्मित किया गया है। और इस बात की भी ये गारंटी देता है कि ये जो उत्पाद है, यानी जितने भी एफपीओ वाले उत्पाद हैं, वो इस जगह पर, इस वातावरण में बनाए गए हैं जो इसके लिए क्या है, काफी सुरक्षित है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि एफपीओ एक तरह का क्या है, यानी ब्रांड है जो कि वस्तु की गुणवत्ता को बताता है। और कौन सी वस्तु की गुणवत्ता का बताता है, जैसे कि आपका जैम हो गया, जेली हो गया, अचार हो गया। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है कि जैम, जेली, अचार में कौन से मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको याद रख लेना है एफपीओ। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी समझ चुका है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। और आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन है 6, ये भी बार बार आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोनों में आते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। थायराइड ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं, तो ये क्या होता है, इसका काम क्या है और ये कहाँ पर मौजूद होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने की ओर, श्वास नली के ऊपर एवं स्वर यंत्र के दोनों तरफ दो भागों में बनी होती है। तो ये कहाँ पर मौजूद होता है, तो आपको एग्जाम में आते हैं कि जो थायराइड ग्रंथि है ये कहाँ से संबंधित है। तो आपको याद रख लेना कि ये गले से संबंधित है। और ये स्थित कहाँ होता है, यानी जो श्वास नली है उसके ऊपर, यानी जो हमारी ट्रेकिया है उसके ऊपर होता है। और जो हमारा स्वर यंत्र है उसके दोनों तरफ दो भागों में बनी होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में थायराइड ग्रंथि का भार 25 से 50 ग्राम होता है। यानी जो एक हेल्दी पर्सन होता है, इसमें जो इसका भार होता है वो कितना होता है, यानी 25 से 50 ग्राम के बीच में होता है। यह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है। जी हाँ, और जो थायराइड ग्रंथि है एक कौन से हार्मोन का निर्माण करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। तो आपको एग्जाम में आते हैं कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये कहाँ से निकलती है, कौन सी ग्रंथि से निकलती है, तो ये थायराइड यानी थायराइड ग्रंथि से निकलती है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो बता दिया कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो यही आते हैं। और आपको एग्जाम ये भी आता है कि जो थायराइड ग्रंथि है वो किससे संबंधित है, तो ये गले से संबंधित है। और ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये गले में होता है। और इसका काम क्या होता है, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन का रिलीज करना, यानी उसको उत्पादन करना। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी आसानी से समझ चुका है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जी हाँ, 7 भी आ चुका है, जो कि आपको एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ चुका है, सब्जेक्टिव में ही और ऑब्जेक्टिव में भी। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, खनिज धब्बे, यानी इसको हम लोग बोलते हैं मिनरल स्पॉट्स। तो खनिज धब्बे क्या होते हैं और कौन से धब्बे को हम लोग खनिज धब्बे बोलेंगे, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। खनिज पदार्थों के द्वारा लगे धब्बों को खनिज धब्बे कहते हैं। यानी जो धब्बे क्या होते हैं, खनिज पदार्थों के द्वारा लगते हैं, उन सभी धब्बों को हम लोग खनिज धब्बे कहते हैं। जैसे में जंग, तो जंग क्या है, खनिज धब्बा का
उदाहरण है। उसके बाद स्याही यानी जिसको इंक बोलते हैं। उसके बाद औषधियों के धब्बे यानी दवाइयों के धब्बे। तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से धब्बे खनिज धब्बे हैं, यहाँ पे आपको याद रख लेने हैं। जंग हो गया, उसके बाद स्याही, उसके बाद में औषधियों के धब्बे। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी दे सकता है और पूछ सकता है कि ये कौन से धब्बे के उदाहरण है, आपको यहाँ पे बताने, इसलिए आपको याद अच्छी तरीके से कर लेने हैं। इन धब्बों को दूर करने के लिए हल्के अम्ल का प्रयोग करते हैं, यानी जब भी क्या होता है कि खनिज धब्बों को हटाना होता है तो आप लोग अम्ल का यानी एसिड का यूज कर सकते हैं। और बाद में हल्का छाल लगाकर वस्तु पर लगे अम्ल के प्रभाव को दूर किया जाता है। यानी जब आप अम्ल का यूज करेंगे तो वो क्या होगा, यानी उस पर अम्ल का प्रभाव पड़ेगा। अब उस अम्ल को खत्म करने के लिए, उस एसिड को खत्म करने के लिए आप हल्के क्या करेंगे, छाल का यूज करेंगे। क्योंकि आपने पढ़ चुका होगा कि जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो वो उदासीन हो जाता है, यानी जो अम्ल का प्रभाव उसको दूर करने के लिए क्षार डाला जाता है ताकि जो भी अम्ल का प्रभाव है वो खत्म हो जाए और जो धब्बा है आसानी से साफ हो सके। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि खनिज धब्बा क्या है और कौन से धब्बे को खनिज धब्बे बोलते हैं और इसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 7 को अच्छी तरीके से समझ चुका है, अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आ चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ चुका है जो कि पूछता है कि बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट। आपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट के बारे में पढ़ चुका है, पढ़ तो नहीं सुन चुका है, लेकिन यहाँ पे हम लोग आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। तो क्या होता है बचत खाता, इसको हम लोग अच्छी तरीके से जान लेते हैं। बचत खाता में कोई भी व्यक्ति अकेले या संयुक्त रूप से बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोल सकता है। यानी जो भी सेविंग अकाउंट खोलना चाहता है, चाहे तो वो अकेले खोले या संयुक्त रूप से यानी किसी के साथ में खोले, तो वो खोल सकता है। और ये कहाँ कहाँ खोल सकता है, चाहे तो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खोल सकता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में इस खाते को खोलने के लिए न्यूनतम राशि 500 रुपये है और चेकबुक की सुविधा के लिए यह राशि 1000 रुपये है। यानी जितने भी बैंक में आप खोलेंगे जो अगर राष्ट्रीयकृत है तो वहां पे खोलने के लिए आपको कम से कम 500 रुपये लगेगा। लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं कि चेकबुक भी प्राप्त किया जाए यानी चेकबुक भी दिया जाए तो आपको कम से कम राशि कितना लगेगा, 1000 रुपये लगेगा। जमाकर्ताएं अपने खाते में चाहे जितनी बार भी धन जमा कर सकता है और आवश्यकता अनुसार निकासी कर सकता है। यानी आप सेविंग अकाउंट में जितना चाहे धन जमा कर सकते हैं और जितना चाहे धन को निकासी यानी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि जो सेविंग अकाउंट होता है यानी जो बचत खाता होता है वो क्या होता है और ये कहाँ कहाँ खोल सकते हैं और ये किस किस रूप में खोल सकते हैं, यानी एकल या संयुक्त। तो इसमें हम लोग एकल भी खोल सकते हैं, अकेले भी खोल सकते हैं और संयुक्त रूप में भी खोल सकते हैं। और इसको खोलने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होती है वो भी हम लोगों ने देख चुका है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छी तरीके से समझ चुका है और जो क्वेश्चन नंबर 9 आया काफी मजेदार क्वेश्चन है और आपको यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो क्या होता है विटामिन, इसके बारे में हम लोग आज की इस क्लास में देख लेते हैं। विटामिन एक प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं जो शरीर में बहुत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। यानी जो विटामिन है एक प्रकार का क्या है, ये रासायनिक तत्व है, यानी एक केमिकल एलिमेंट है जो हमारे शरीर में मौजूद होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में मौजूद होता है और शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। यानी जो विटामिन है किस लिए आवश्यक है हमारे शरीर को, यानी उत्तम स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर में विटामिन का होना बहुत ही जरूरी है। यद्यपि शरीर में इनकी अल्प मात्रा की ही आवश्यकता होती है, फिर भी ये शरीर की वृद्धि, विकास, तंदुरुस्ती, चुस्ती एवं फुर्तीला बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन इसकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत कम ही चाहिए, लेकिन इसकी जो जरूरत है वो काफी ज्यादा है। वो जैसे कि यानी जो हमारे शरीर की वृद्धि करना, यानी हमारे शरीर की वृद्धि करना, साथ साथ में विकास भी करना, और जो हमारा तंदुरुस्ती है यानी जो हमारी सेहत है इसको बनाए रखना, चुस्ती एवं फुर्ती, ये सारे चीज को बनाए रखती है कौन, विटामिन। इसलिए हमारे शरीर में विटामिन बहुत जरूरी है। अगर विटामिन की मात्रा कम हो जाती है तब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर से मांगते हैं कि विटामिन दीजिए, फिर वो विटामिन का सिरप देता है, फिर हम लोग खाते हैं, फिर हमारे शरीर में विटामिन की मात्रा बढ़ने लगती है, धीरे धीरे हम लोग स्वस्थ होने लगते हैं। विटामिन शरीर के विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी जो विटामिन जो कहे इसका काम क्या होता है, यानी जितनी भी सारी बीमारियां हैं इन सभी बीमारियों से लड़ता कौन है, विटामिन लड़ता है। जब विटामिन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है तब हम बीमार पड़ते हैं। तथा शरीर की विभिन्न क्रियाकलापों को नियमित एवं नियंत्रित करते हैं। यानी हमारे शरीर में जितनी भी सारी क्रियाकलाप हैं इन सभी को क्या करते हैं, नियमित करते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अस्थि, दांतों, त्वचा, बाल, आंखों आदि अंगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए विटामिन आवश्यक है। यानी जितने भी सारे हमारे जो अंग हैं इन सभी को जो स्वस्थ रखने का काम करता है वो कौन करता है, विटामिन करता है। जब अंग स्वस्थ नहीं होंगे तब हमारा शरीर सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे।
यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि विटामिन क्या होता है और इसके काम क्या क्या होते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि विटामिन क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है और इसका काम क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो विटामिन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको विटामिन के प्रकार से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग विटामिन के प्रकार देख लेते हैं। तो विटामिन कुल 6 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से विटामिन होते हैं यहाँ पे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आता है विटामिन ए, उसके बाद विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यहाँ पे टोटल 6 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको वो क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील होते हैं, यानी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद कर लेने हैं विटामिन ए डी ई और के, ये चारों विटामिन क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, यानी वसा में अच्छी तरीके से घुल जाते हैं। और कौन से विटामिन वसा में नहीं घुलते हैं, यहाँ पे विटामिन बी और सी। और ये वसा में नहीं घुलते तो किस में घुलते हैं, तो ये दोनों विटामिन जल में घुलते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि यानी कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। यहाँ पे आपको याद रख लेना है कि विटामिन बी और सी। और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, तो यहाँ पे ए डी ई और के, ये 6 विटामिन है। और देख लिया कि कौन किस में घुलनशील होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छी तरीके से समझ चुका होगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये क्या होता है, निर्जलीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। शरीर से अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ समाप्त हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है। तो निर्जलीकरण कब बोलते हैं, यानी जब हमारे शरीर में तरल पदार्थ यानी जो लिक्विड मटेरियल होते हैं उसकी समाप्ति हो जाती है, यानी तरल पदार्थ की कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं हम लोग निर्जलीकरण, यानी शरीर में पानी की कमी। मानव शरीर को कार्य करने के लिए 1 से 1.25 लीटर तरल पदार्थ शरीर के लिए आवश्यक होता है। यानी अगर मानव शरीर सही तरीके से काम करेगा तो उसको कम से कम 1.25 लीटर उसको पानी की आवश्यकता हमेशा होती है, एक तरल पदार्थ की आवश्यकता हमेशा होती है। जो व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता और आयु पर निर्भर करता है। और ये जो तरल पदार्थ की मात्रा है ये व्यक्ति के शरीर और उसकी एज पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि व्यक्ति का शरीर बड़ा है और उसका उम्र भी बड़ा है तो उसको आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी बजाय बच्चों के। परंतु अधिक क्रियाशील व्यक्ति को 2 या 3 गुना अधिक तरल पदार्थ की जरूरत होती है। यानी जो क्रियाशील व्यक्ति हैं, जो हमेशा काम करते रहते हैं, जैसे कि किसान, तो उनको अधिक तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है, यानी कम से कम 3 यानी 2 या 3 गुना अधिक पानी की आवश्यकता होती है नॉर्मल इंसान से। मनुष्य जो तरल पदार्थ लेते हैं वह उस तरल पदार्थ का स्थान ले लेती है जो शारीरिक कार्य को करने के लिए आवश्यक होती है। यानी जो भी हम लोग तरल पदार्थ लेते हैं, आप यहाँ पे तरल पदार्थ में सिर्फ पानी ही नहीं बाकी जितने भी सारे तरल पदार्थ हैं वो सभी आ सकते हैं। तो जब इंसान तरल पदार्थ लेता है तो वह उस स्थान पर यानी चले जाता है जहां पर उसकी जरूरत होती है। यदि कोई आवश्यकता से कम तरल पदार्थ लेते हैं तब निर्जलीकरण कहलाता है। अब निर्जलीकरण कब कहलाता है, जब आप अपनी आवश्यकता से कम तरल पदार्थ को लेंगे तो ऐसी स्थिति को निर्जलीकरण बोला जाता है। और ये निर्जलीकरण के बाद जो आपका यानी लक्षण होता है वो कौन कौन से लक्षण आता है, यानी कौन कौन से लक्षण आपको देखने को मिलते हैं वो देख लेते हैं। अधिक प्यास लगना, मुंह सूखना, कमजोरी व चक्कर आना, मूत्र का गाढ़ा होना या कम आना निर्जलीकरण के लक्षण है। और निर्जली के लक्षण क्या है, सबसे पहले आपको प्यास बहुत अधिक लगेगी, आपका मुंह जो है वो काफी सूख जाएगा, उसके बाद आपको कमजोरी और चक्कर का अनुभव होगा, उसके बाद जो आपके पेशाब में जो मूत्र होगा काफी गहरा होगा या आपको बहुत कम आएगा। और यही सारे क्या है, निर्जलीकरण के लक्षण है। इसमें से कोई सा भी अगर आपको लक्षण देखने को मिलता है अपने शरीर में तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं, यानी तरल पदार्थ को लेकर के, या आप ORS का घोल ले सकते हैं। आपने पढ़ा होगा ORS का घोल। तो जो ORS का जो घोल है ये किस लिए बनाया गया है, ये शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति को खत्म करने के लिए ORS का घोल बनाया गया है। कैसे कभी भी आपकी ऐसी स्थिति होती है, किसी को भी होती है, तो आप लोग ORS का घोल ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लिया कि जो निर्जलीकरण होता है वो क्या होता है और इसके क्या क्या लक्षण हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आज की इस क्लास में आपको जो भी क्वेश्चन कवर कराया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी हुई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और शेयर भी कर देना है। और आपने पूरे क्लास को नहीं देखा तो आपको देख लेना है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन आपको कवर कराए हैं यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी साथ साथ में कवर हो गया है। यानी यहाँ से आपको जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको कवर करा दिए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो सके। और मैंने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया ये भी आपको एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है और एग्जाम में आपको पूछने के चांसेस है, इसलिए आप लोग पूरे क्लास को कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।